बच्चों, मैं कृष्णानंद शुक्ल, श्रीमती इंदिरा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज, पटेल नगर, कोढ़ा, आज आप सबसे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के इतिहास विषय के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद पर चर्चा करूंगा। बच्चों, यूरोपीय राष्ट्रवाद को समझने के लिए आपको 15वीं-16वीं शताब्दी में सामंतवाद के पतन के बाद के स्वरूप को समझना पड़ेगा कि किस तरह से वहां पर यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। आप देखेंगे कि सामंती व्यवस्था के समाप्ति के बाद यूरोप के शक्तिशाली और स्वार्थी शासकों ने अपनी अपनी बाउंड्री लाइनें बनाई, अपनी अपनी सीमा रेखाएं निश्चित की। आपको एक उदाहरण के तौर पर हम समझा रहे हैं। जिस प्रकार से अगर गांव में भी कोई व्यक्ति अपने जगह या सीमा का रेखांकन करता है, एक निश्चित अपनी जमीन का बिंदु निर्धारित करता है, तो उसको एक समिति का या कुछ लोगों की मान्यता मिलनी चाहिए और उस मान्यता मिलने के बाद ही उसकी जगह निर्धारित मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार से यूरोप में भी वेस्टफेलिया के सम्मेलन में 1648 में वेस्टफेलिया में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें यूरोप के फ्रांस, इटली, बुल्गारिया, स्वीडन जैसे, स्विट्जरलैंड जैसे राष्ट्र राज्यों ने वहां अपनी सीमा का निर्धारण किया और पहली बार राष्ट्र राज्यों का निर्माण होता है। बच्चों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस समय जिन राष्ट्र राज्यों का निर्माण होता है, इसमें आम जनता की कोई भूमिका नहीं होती। यह सम्मेलन केवल यूरोप के शासकों द्वारा होता है, जहां पर वह अपनी अपनी सीमाओं का जो है निर्धारण करते हैं। आप देखेंगे ये उस प्रकार के राष्ट्र राज्य हैं जब कभी भी एक शासक दूसरी शासक को दहेज स्वरूप देता था तो पूरी की पूरी आबादी और पूरा का पूरा साम्राज्य स्पेन का भाग फ्रांस का और फ्रांस का भाग जर्मनी का बन जाता था। इस तरह के राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण 17वीं-18वीं सदी में हुआ था और इन लोगों ने 1648 के उस सम्मेलन में एक मानक तय किया था अंतर्राष्ट्रीय कि एक राजा यानी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा लंबे दौर से चले आ रहे 30 वर्ष के धर्म युद्ध का इन्होंने समाप्ति किया था। और इस तरह से 1648 में होने वाला यह सम्मेलन और यह समझौता राष्ट्रों और शासकों के बीच का समझौता था, न कि आम जनमानस का जो है कोई समझौता था। अब हम बढ़ते हैं आगे यूरोप के राष्ट्रवाद को समझने के लिए। तो बच्चों, एक नाम आता है जीन जैक्स रूसो, जिसे आधुनिक राष्ट्र का जन्मदाता माना जाता है, जिसने लोकप्रिय संप्रभुता का जो है लोकप्रिय संप्रभुता की मान्यता को प्रचलित किया और जिसे कि अगर इस युग का कहें तो कार्ल मार्क्स कहा जा सकता है, जिसने जो है स्वतंत्रता को जन्मजात अधिकार माना। हालांकि उसके विचारों के काफी दिनों बाद फ्रांस में क्रांति होती है, लेकिन फिर भी बच्चों, रूसों के विचारों का फ्रांस की क्रांति पर व्यापक असर पड़ता है। बच्चों, फ्रांस में आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा कि वहां का शासक लुई 16वां और उसकी रानी मेरी एंतवानेट, जो कि काफी भोगविलासी शासक था, जो कि प्रजा के कष्टों को नहीं देख रहे थे, सिर्फ अपनी भोगविलासता और राजशाही खर्च में प्रजा पर भारी कर लगाए थे। और बच्चों, उस समय ईसाई और कुलीन वर्ग के जन्मजात विशेषाधिकारों से जनता त्रस्त थी। ऐसे में 1789 में एक व्यापक क्रांति होती है फ्रांस के अंतर्गत, जिसे हम 1789 की फ्रांस की क्रांति कहते हैं, जिसके बाद इस क्रांति का प्रमुख नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और जिस स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व के नारे को लेकर फ्रांस पूरे यूरोप में अपने विचारों को लेकर फैलाता है, जिसके बाद फ्रांस के इन क्रांतिकारी विचारों का पूरे यूरोप में स्वागत होता है और जर्मनी, इटली और तमाम ऐसे देशों में, स्विट्जरलैंड वगैरह देशों में जैकोबिन क्लबों की स्थापना होती है, जिसमें शिक्षित मध्यम वर्ग बड़ी संख्या में जुड़ता है और फ्रांसीसियों को यूरोप का मुक्तिदाता मानकर
शुरुआत में उसका स्वागत करता है। इसी दौरान एक घटना में फ्रांस में जिस प्रजातंत्र की कल्पना की गई थी 1789 में, उसमें उसी परिदृश्य में जो है नेपोलियन बोनापार्ट का उद्भव होता है, जो फ्रांस में 1804 में सम्राट बनता है और 1794 में ही वह फ्रांस की सत्ता को हथिया लेता है और वास्तविक रूप से 1804 में जाके वहां का सम्राट बन जाता है। और उसी वर्ष अगर देखा जाए तो एक तरह से प्रजातंत्र की जड़ों को नष्ट करने का काम किया था जो है नेपोलियन ने। लेकिन बच्चों, नेपोलियन ने इसके बावजूद नेपोलियन संहिता का निर्माण 1804 में किया था, जिसके माध्यम से उसने कुलीनों और जन्मजात विशेषाधिकारों का अंत किया था तथा कानून के समक्ष समता का कानून जो है लागू किया था तथा संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया था। ये नेपोलियन की जो संहिता 1804 में प्रकाशित हुई थी, इसकी प्रमुख बातें थी। इसके बाद नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसी जनता पूरे यूरोप की मुक्तिदाता के रूप में अपने आप को पेश करते हुए अपने क्रांतिकारी विचारों को लेकर इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड तथा यूरोप के अन्य पूर्वी देशों की तरफ बढ़ती है, जहां पर शुरुआत में उसका खूब स्वागत होता है। और इन्हीं घटनाओं के बीच यूरोप के जो परंपरावादी शासक थे, परंपरावाद एक ऐसी सोच है बच्चों जो पुराने रीति रिवाजों और दृष्टिकोणों को मान्यता देता है, जो अचानक हुए परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता, वो समय समय धीरे धीरे परिवर्तनों पर भरोसा करता है। यानी रूढ़िवादी विचार के शासकों ने, जिसमें प्रसा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और रूस जैसे देश थे, उन देशों के शासकों के कान खड़े हो गए और वो भयभीत हो गए फ्रांस की इस जनता की क्रांति से। उन्हें लगा कि जिस प्रकार से फ्रांस में आज क्रांति हो रही है, कल को हमारे देश में भी इसी तरह की क्रांति हो सकती है। इस तरह से घबराए और परिवर्तन से डरे हुए ये रूढ़वादी लोग फ्रांस को घेरने लगते हैं और उन लोगों ने मिलकर 1815 में वाटरलू के युद्ध में अंतिम रूप से नेपोलियन को पराजित कर देते हैं। और इसी के साथ फ्रांसीसी जो अपने आप को मुक्तिदाता कहते थे, जो कि क्रांतिकारी विचारों को लेकर चले थे, उनकी यात्रा समाप्त हो जाती है बच्चों। और इसके बाद वियना संधि समझौता होता है 1815 में इन्हीं चारों विजित राष्ट्रों के बीच में, जिसके बाद ये नेपोलियन द्वारा विजित राष्ट्रों और फ्रांस के बॉर्डर पर कई टुकड़े करके कई राज्यों की स्थापना कर देते हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की कोशिशें यूरोप पर विजय प्राप्त करने की ना हो सके। बच्चों, आज यहाँ पर हम आपको फिर से उसी तरफ वापस ले जाते हैं कि किस प्रकार से फ्रांस में, तो आपको दो चीजें इस पूरी हमारी चर्चा में समझ में आई होगी कि जो मध्य युग में जो सामंतवाद के बाद जिन राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था, वह शासक का राष्ट्र राज्य था, जिसको कि शासक अपनी निजी संपत्ति के समान समझता था और उसको उसी हिसाब से ट्रीट करता था। जब चाहता था उसको किसी को भी दहेज के रूप में दे देता था। लेकिन जो फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, ये एक जन क्रांति थी, एक जनता द्वारा क्रांति थी, जिसने, और इसके पहले एक प्रमुख क्रांति हो चुकी थी अमेरिका की क्रांति 1776 की, जिसमें मध्यम वर्ग को काफी मजबूत किया था इस क्रांति ने। और 1789 की क्रांति में तो मध्यम वर्ग, जिसमें दार्शनिक, शिक्षक, वकील, अध्यापक तथा मध्यम वर्ग के लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो राष्ट्रवाद है, अगर उसकी संपूर्ण परिभाषा को हम देखें तो एक ऐसी साझी विचारधारा, राष्ट्रवाद वह विचारधारा है जो एक राष्ट्र के अंतर्गत एक नागरिकों में समान सोच, समान राष्ट्र प्रेम और साझा इतिहास का बोध कराती है, जिस पर गर्व करते हुए नागरिक समान संस्कृति में जीते हैं और भविष्य में एक बड़े संकल्प के साथ जो है कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो राष्ट्रवाद का मतलब एक विचारधारा, एक देश के प्रति एक जैसी विचारधारा को हम राष्ट्रवाद कह सकते हैं। यानी विभिन्न सांस्कृतिक सामाजिक वर्गों के लोगों को
एक साथ जोड़ने वाली जो कड़ी है उसे राष्ट्रवाद करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो राष्ट्रवाद की परिभाषा अर्नेस्ट रेनर ने भी दी है, जिसके अनुसार उसने एक देश में समान धर्म, समान सामाजिक समूह, लिंग और जाति वालों को ही राष्ट्र राज्य के अंतर्गत माना था, जिसमें एक साझी संस्कृति पर गौरव करने वाले लोगों को राष्ट्र राज्य का राष्ट्रवाद की संज्ञा दी। लेकिन उनकी इस यथार्थ में उनकी इस परिभाषा को अगर आप देखेंगे तो विश्व के किसी भी राष्ट्र पर यह खड़ा नहीं उतरता। अंततः बच्चे समझ चुके होंगे कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों को तमाम विचारधाराओं और सांस्कृतिक समूहों के और विभिन्न वर्गों में होते हुए भी एक राष्ट्रीय भावना का बोध कराती है, जो सभी लोगों को आपस में जोड़कर एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में स्थापित करती है। बच्चों, अभी 1815 से लेके 1848 के अंतर्गत इस पूरे चैप्टर में फ्रांस की क्रांति का यूरोप के बाकी देशों में क्या असर पड़ा और किस तरह से वियना संधि के माध्यम से परंपरावादी देशों ने फ्रांसीसी क्रांति को दबाने और उसके विचारों को कम करने की कोशिश की, और इस सभी पर चर्चा हम नेक्स्ट अगले वीडियो में आपसे करेंगे। आपके सिलेबस के अनुसार पूरी चर्चा करेंगे किस तरह से इटली पे 1897 का नेपोलियन का आक्रमण रहा।